Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 6th of March 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. First, news: a chairperson of NAAC resigns to safeguard sanctity of post. इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है NAAC। NAAC क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द UGC। काम क्या है इसका? तो ये बेसिकली यहाँ पर असेसमेंट करती है और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद ग्रेडिंग्स एज पार्ट ऑफ एक्रेडिटेशन। तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। Next day, too many deer at Delhi Park. Some may be moved to leopard territory. तो डियर पार्क इन हौस खास में यहाँ पर डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और इसीलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा टू असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको सबसे पहले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये यहाँ पर कहाँ पर है, और इसको जब इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिफ्ट किया जाएगा इसकी वजह से इको टूरिज्म प्रमोट होगा और जो इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकेगा। तो इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर मेटिंग जो क्लोजली रिलेटेड है उनके बीच में मेटिंग, बेसिकली जो यहाँ पर कॉमन एंसेस्ट्री को ट्रेस कर रहे हैं। द डिपार्टमेंट इंटेंड्स टू मूव बिटवीन 300 एंड 400 डियर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी वजह से इको टूरिज्म भी प्रमोट होगा और जो पॉसिबिलिटी है इन ब्रीडिंग की ये भी कर्ब होगी एंड कर्ब द पॉसिबिलिटी ऑफ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एट द डियर पार्क। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पुटिंग इन प्लेस प्रोटोकॉल्स टू टैकल थ्रेट ऑफ स्पाई बलून्स। तो ये हमें एक नया थ्रेट देखने को मिल रहा है सर्विलांस बलून का। ऐसी एंटिटी इंडिया में भी देखने को मिली थी, आई थिंक अंडमान एंड निकोबार के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले से हम काफ़ी बार न्यूज़ में डिस्कस कर रहे हैं कि जो चाइना है, चाइना के पास यहाँ पर फ्लीट है स्पाई बलून की, और यहाँ पर कुछ स्पाई बलून ने USA के एयर स्पेस को वायलेट भी किया था। उसके बाद USA ने शूट डाउन भी किया था इन स्पाई बलून्स को। तो इसके लिए ही कि जो स्पाई बलून्स हैं, जो सर्विलांस बलून्स हैं, इसकी थ्रेट को ही टैकल करने के लिए इंडियन मिलिट्री ने एक ड्राफ्ट स्ट्रेटजी प्रिपेयर की है। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ड्राफ्ट स्ट्रेटजी में क्या बताया गया है? तो सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि हाँ ये एक सर्विलांस बलून है, डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर टारगेटिंग की जाएगी। तो ये अभी ड्राफ्ट स्टेज पर है, फाइनलाइज जब हो जाएगा तब तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। द इंडियन मिलिट्री हैज़ ड्राफ्टेड अ सेट ऑफ बेसिक प्रोटोकॉल्स कि कैसे हम टैकल करेंगे नई टाइप ऑफ थ्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल सर्विलांस बलून और अदर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आफ्टर अ सिमिलर एंटिटी वॉज स्पॉटेड अ ईयर अगो ओवर द स्ट्रेटेजिक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दिस इंक्लूड्स डिटेक्शन, उसके बाद पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन, देन वेरिफिकेशन, उसके बाद इसकी टारगेटिंग की जाएगी। नेक्स्ट है इन बुक्सवाहा's डायमंड रिच फॉरेस्ट फाइट टू सेव 2.15 लाख ट्रीज हैज मैनी शेड्स। तो सबसे पहले तो आपको बुक्सवाहा की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये कहाँ पर है? तो ये है MP मध्य प्रदेश में। बट डीप अंडर इट्स ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट बिलो द टीक, यहाँ पर आपको मिलेगा एशियाज मोस्ट प्रेशियस डायमंड रिजर्व्स। अब इन डायमंड रिजर्व्स को निकालने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज को काटने की बात की गई है, लेकिन वहाँ के लोग इससे पूरी तरीके से अगेंस्ट है। बेसिकली आपको यहाँ पर माइनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ के विलेजर्स का ये कहना है कि हमें डायमंड्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर जॉब्स चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए। तो प्रोटेस्ट एंड लीगल बैटल्स हैव स्टॉल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट। विलेजर्स वांट जॉब्स, हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। The people of Buxwaha want their trees since they live off the jungles. They do not want diamonds. The proposal is for trees in Buxwaha to be felled stage by stage, और 15 साल के टाइम पीरियड का यहाँ पर था कि 15 साल में यहाँ पर काफ़ी पेड़ों को काटा जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक मूवमेंट शुरू हुआ है जिसका नाम है सेव बुक्सवाहा फॉरेस्ट एंड एन इंडियन माइनिंग कंपनी दैट हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ ग्रीन सिग्नल फॉर नियरली 4 years। रिकॉर्ड्स से ये पता चला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रांट किया था प्रोस्पेक्टिंग लीज, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम रियो टिंटो था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंपनी बेसिकली वापस चली गई। आई थिंक 2016 में यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एग्जिट कर दिया। एक और यहाँ पर लोकेशन है पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये भी MP में ही है।
फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में हमने आई थिंक कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था, तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में आपको जो भी पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम चलते हैं आगे। गवर्नमेंट्स मिलेट प्रोक्योरमेंट टू फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट बाई 40%। तो मिलेट्स को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जो 2023 है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और इंडिया के कहने पर ही 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह डिक्लेयर किया गया। गवर्नमेंट हैज़ बीन रेलिंग बिहाइंड मिलेट्स और इसको यहाँ पर श्री अन्न भी कहा जा रहा है टू बूस्ट कंजम्पशन और इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है मिलेट क्रॉप्स का। द फॉल इन एक्सपेक्टेड प्रोक्योरमेंट टारगेट दिस मार्केटिंग सीजन, ये यहाँ पर चैलेंज हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट मिलेट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। 2023 को डिक्लेयर किया गया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय द यूएन। द फूड मिनिस्ट्री हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स की मिलेट्स को कैसे प्रमोट किया जाए, कोर्स ग्रेन्स को कैसे प्रमोट किया जाए अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाए। द गवर्नमेंट हैज़ प्रोकर्ड ओनली 17% ऑफ द अप्रूव्ड क्वांटिटी ऑफ मिलेट्स एंड कोर्स ग्रेन्स सो फार। यहाँ पर बात की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देखें तो ओपेसिटी है। बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमिटी ऑफर करते हैं। तो किसी को नहीं पता चल रहा है कि कौन किसको फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है, सोर्स ऑफ द मनी क्या है, कहीं ये फॉरेन से पैसा तो नहीं आ रहा है, तो सोर्स ऑफ मनी नहीं पता चल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिर्फ एसबीआई ही ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल करने के लिए। एसबीआई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये गवर्नमेंट को तो पता चल सकती है कि किसने यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिया है, किसने यहाँ पर किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, लेकिन बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता चल सकती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। तो वन वॉज दैट इट वुड क्रिएट ओपेसिटी इन कैंपेन फंक्शनिंग। किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने किसको पैसा दिया है, सोर्स ऑफ द मनी क्या है, कहीं फॉरेन से तो पैसा नहीं आ रहा है। सेकेंड कंसर्न वॉज दैट सिंस द सोर्स ऑफ द मनी इज नॉट नोन, इलेक्शन कमीशन विल नॉट बी एबल टू इंश्योर कंप्लायंस, कि यहाँ पर कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई है। द लॉ प्रोवाइड्स दैट नो पार्टी कैन टेक डोनेशंस फ्रॉम फॉरेन एंटिटीज, लेकिन जब आप सोर्स ऑफ द मनी ही ट्रेस नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता चलेगा कि फॉरेन फंडिंग हुई है या नहीं हुई है। तीसरा कंसर्न ये है कि सिर्फ यहाँ पर एसबीआई ही ऑथोराइज्ड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल करने के लिए। एसबीआई एक गवर्नमेंट एंटिटी है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होता है लेवल प्लेइंग फील्ड में, क्योंकि रूलिंग पार्टी को तो पता चल सकता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एसबीआई से निकाली जा सकती है कि यहाँ पर भाई किसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। वेयर एज आउटसाइडर्स को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, ऑपोजिशन पार्टीज को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड को क्रिएट नहीं करता है और लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर डिस्टॉर्ट होती है। तो यहाँ पर जो एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इन्होंने एक सजेशन दिया था। सजेशन ये था कि एक यहाँ पर इंडिपेंडेंट वॉचडॉग बनाने की ज़रूरत है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को मॉनिटर करेगा। ठीक है, ये इनका सल्यूशन है। स्टॉपिंग द वॉर, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली ये कहा गया है कि यूक्रेन वॉर अगर हम देखें तो यूक्रेन वॉर में रशिया को डिसाइसिव विक्ट्री तो नहीं मिलने वाली है और ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन यहाँ पर जीत जाएगा। तो ये वॉर ऐसे ही लंबा खिंचता जाएगा। अब ये वॉर तो यहाँ पर लंबा खिंच रहा है, हम आप तो दिन गिन रहे हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि जो यूक्रेन में लोग हैं उनकी यहाँ पर जाने जा रही हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने बताया है और इसीलिए चाइना, यूएसए, इन सबको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है कि कैसे यूक्रेन में पीस एस्टैब्लिश किया जाए। तो आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, नॉट डू आई हैव द एकेडमिक हेफ्ट टू प्रिज्यूम दैट आई कैन मेक अ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिस्कशन ऑन द रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, बट लाइक मैनी अदर्स ऑथर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हैं एट द ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजिडी जो कि अनफोल्ड हुई है ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। बेसिकली यहाँ पर एस्टिमेट किया गया है कि 13 मिलियन यूक्रेनियंस यहाँ पर डिस्प्लेस हो चुके हैं, 8 मिलियन आर रेफ्यूजीज आउटसाइड यूक्रेन, बाकी 5 मिलियन यहाँ पर कैंप्स में रह रहे हैं। अ डिफरेंट एजेंसी हैज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल इनकी जान जा चुकी है या तो वुंडेड हो चुके हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो रही है, डिजीज़ हो रही है, हंगर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है। इसीलिए ऑथर का ये कहना है कि यहाँ पर पीस इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, अपॉइंट डिसअपॉइंट, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक हम 5-6 आर्टिकल्स इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर जजमेंट आया है इलेक्शन कमीशन को लेकर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो इसके लिए एक पैनल बनेगा, पैनल में होंगे प्राइम मिनिस्टर,
इसके अलावा होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर एडवाइस करेंगे एंड इनके एडवाइस के बेसिस पर प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। फिर हमने इसके बाद ये भी देखा था क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स को वायलेट किया गया है, क्या जुडिशरी यहाँ पर ट्रांसग्रेस करने की कोशिश कर रही है एग्जीक्यूटिव डोमेन में। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है द हीट इज ऑन। तो बेसिकली जो फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी का अगर हम टेम्परेचर देखें तो बहुत ज़्यादा है। फेब्रुअरी को यहाँ पर विंटर मंथ कंसिडर किया जाता है, उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से ये हो सकता है कि वीट की प्रोडक्शन यहाँ पर कम हो जाए। द इंडियन इकोनॉमी स्पेशली एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑन द मानसून। तो अगर हम यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो मानसून डिपेंडेंट है, अभी तक हमारे पास इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है। दूसरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर के ऊपर भी गैम्बल है कि अगर टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हमारी ईल्ड यहाँ पर सफ़र कर रही है, हमारी प्रोडक्शन यहाँ पर सफ़र कर रही है। फॉर एग्जांपल वीट प्रोडक्शन लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कम हो गया था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। The impact of temperature surge was seen in March 2022 when the wheat crop had just entered its final grain formation and filling stage, और जिसकी वजह से अर्ली राइपनिंग हो गई और ईल्ड की यहाँ पर कमी हो गई। तो ऑथर ने सजेस्ट किया है कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैरायटीज़ बनाने की ज़रूरत है। क्लाइमेट इजंट द ओनली रिस्क जो कि फार्मर्स कन्फ्रंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि अनियन के प्राइस कैसे यहाँ पर क्रैश कर गए हैं। आई थिंक येस्टरडे ही हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पटेटोज़ के प्राइस हैं ये यहाँ पर क्रैश कर रहे हैं। पटेटोज़ के प्राइस क्यों क्रैश कर रहे हैं, और उसके अलावा हमने कुछ पटेटो की वैरायटीज़ को भी डिस्कस किया था। मस्टर्ड टू इज ट्रेडिंग बिलो इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस विद द अराइवल ऑफ द न्यू क्रॉप। अब फार्मर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसको प्लांट करना है, कैसे क्रॉप को मैनेज करना है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है तो डिफरेंट स्ट्रेस सिनेरियोज में कैसे क्रॉप को मैनेज करना है, कब कब यहाँ पर सेल करना है। तो एग्रीकल्चर फॉर टुडे एंड टुमारो कांट बी द सेम एज इट वाज येस्टरडे। और बेसिकली यहाँ पर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है जस्टिस एंड ब्लाइंड आई। तो दिल्ली बुक फेयर सेल में यहाँ पर बाइबल बेची जा रही थी जिसमें यहाँ पर कुछ के पेज फट गए थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिविजिटिंग अ ड्रीम, ये हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो फार्मर्स की इनकम है इसको डबल करना है जब हम एंटर करेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में, जब हम यहाँ पर अमृतकाल में एंटर करेंगे। अमृतकाल में तो हम एंटर कर चुके, क्या फार्मर्स की इनकम डबल हुई है? तो एक्चुअली नहीं हुई है। तो क्यों नहीं हुई है और क्या करने की ज़रूरत है कि फार्मर्स की इनकम यहाँ पर डबल हो सके। ऑन February 28, 2016 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ड्रीम शेयर किया था। ड्रीम ये था कि जो फार्मर्स की इनकम है इसको डबल करना है जब इंडिया कंप्लीट करेगा 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और हम अमृतकाल में एंटर करेंगे। हम अमृतकाल में एंटर कर चुके हैं, तो ज़रूरी है कि इस ड्रीम को रिविजिट किया जाए और ये देखा जाए क्या ये ड्रीम यहाँ पर फुलफिल हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे इसको फुलफिल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि ये बहुत नोबेल ड्रीम है, क्योंकि जब तक फार्मर्स की इनकम ऊपर नहीं जाएगी तब तक हाई ग्रोथ हमें नहीं देखने को मिल सकती है ओवरऑल जीडीपी में। तो फार्मर्स की इनकम बढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है कि एक टाइम के बाद डिमांड कंस्ट्रेंट हो जाएगा। बेसिकली अगर सारे ही अर्बन कंज्यूमर्स की डिमांड फुलफिल हो जाए तो डिमांड कंस्ट्रेंट तो हो ही जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पर डिमांड कंस्ट्रेंट हो जाएगा। आफ्टर ऑल एग्रीकल्चर इंगेजेस, एग्रीकल्चर में 45% वर्कफोर्स इंगेज है, इसीलिए ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जाए अगर हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ को इंश्योर करना है। एग्रीकल्चर ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन दिस प्लानट। टेक द केस ऑफ द फर्टिलाइजर सब्सिडी, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बेसिकली अगर हम सारी सब्सिडीज़ को ऐड कर लें तो अराउंड 4 लाख करोड़ की सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद भी गवर्नमेंट इतना सपोर्ट प्रोवाइड करी, उसके बाद भी फार्मर्स की इनकम डबल क्यों नहीं हो रही है? तो यहाँ ऑथर ने उसका रीज़न बताया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्टिलाइजर सब्सिडी का केस लें जिसके बजट ने क्रॉस किया था 2 लाख करोड़, जब ग्लोबल प्राइजेस यूरिया के $1000 पर मेट्रिक टन चल रहे थे, जो इंडिया प्राइस था यूरिया का ये बेसिकली यहाँ पर $70 पर टन था। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। ऑन टॉप ऑफ दिस पीएम किसान, जिसमें यहाँ पर फार्मर्स को 6000 रुपये दिए जाते हैं, ये कॉस्ट करता है 60,000 करोड़ रुपए सरकार को।
फर्दर यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनको यहाँ पर फ्री राशन मिलता है ऑफ एटलीस्ट 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ थ्रू द गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस के लिए सब्सिडी दी जाती है, क्रेडिट दिया जाता है, इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, पावर सब्सिडीज दी जाती हैं, फार्म मशीनरी फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर्स इसको सब्सिडाइज किया गया है बाय मैनी स्टेट्स। तो अगर इन सारी सब्सिडीज को ऐड कर लिया जाए तो बेसिकली ये हो जाता है 4 लाख करोड़ पर एनम। हाउएवर हमें इवेल्युएट करने की ज़रूरत है कि इतना सारा सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद भी जो फार्मर्स की इनकम है डबल क्यों नहीं हो रही है। Maybe the CAG should take up the audit of all subsidies given by the center and by the states, और इसके आउटकम को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और ये जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, फॉर एग्जांपल पावर सब्सिडीज़ दी जा रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। हाउएवर आई डू वांट टू ब्रिंग इन द अदर साइड ऑफ पॉलिसीज़ टू। तो इनपुट सब्सिडीज़ दी जाती हैं और इनपुट सब्सिडीज़ तो आप दे रहे हो, लेकिन अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की कुछ ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम यहाँ पर कम हो जाती है। तो वाइल इनपुट सब्सिडीज डू हेल्प रेज फार्मर्स इनकम्स ऑन वन हैंड, देयर कुड बी आउटपुट रेट एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़ जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर अडॉप्ट करती है जिसकी वजह से फार्मर्स इनकम यहाँ पर कम हो जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वीट के प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा थे, तो वीट के प्राइसेस ज़्यादा थे तो ऐसे में फार्मर्स को फ़ायदा होता ना कि अगर वीट के प्राइसेस ज़्यादा हैं। सरकार ने क्या किया, सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू मार्केट में वीट को सप्लाई करा दिया। तो जब मार्केट में वीट का सप्लाई इंक्रीज हो गया तो अपने आप ही जो प्राइसेस हैं ये नीचे आ गए। तो ये जो सरकार की पॉलिसी है प्रो कंज्यूमर की, हम आप जैसे कंज्यूमर को वीट सस्ता मिल सके, ना कि सरकार यहाँ पर फार्मर के लिए सोच रही है कि फार्मर को बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा पैसा मिल सके। तो ये ऑथर ने हाईलाइट किया है पहला पॉइंट कि सरकार की पॉलिसी कहीं तो प्रो फार्मर होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही, दूसरी तरफ ये प्रो कंज्यूमर हो जाती है। तो ऑथर का ये कहना है कि मार्केट में गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड सप्लाई जिस हिसाब से चल रहा है चलने, तो यहाँ पर सरकार को इंटरवीन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वाइल इनपुट सब्सिडीज डू हेल्प रेज फार्मर्स इनकम्स ऑन वन हैंड, देयर कुड बी आउटपुट रेट एंड मार्केटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट दैट सप्रेस फार्मर्स इनकम। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट जो है वीट का उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था, जो राइस का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 20% एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया गया था, सेवरल कमोडिटीज़ को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था फ्रॉम द फ्यूचर्स मार्केट। इसके अलावा स्टॉकिंग लिमिट्स लगा दी जाती है ऑन सर्टेन कमोडिटीज़, और फॉर दैट मैटर अनलोडिंग 2.5 MMT ऑफ वीट राइट नाउ, और जिसकी वजह से वीट का जो प्राइस है ये कम हो सके मंडी में जस्ट बिफोर द प्रोक्योरमेंट, सो दैट यहाँ पर गवर्नमेंट बाय कर सके MSP पे विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। तो ये हिडन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर की इनकम नहीं इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की अप्रोच है ये प्रो कंज्यूमर है, ना कि प्रो फार्मर अप्रोच है। दिस इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद आवर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये यहाँ पर फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सप्लाई कम है, उसकी वजह से यहाँ पर महंगा बिक रहा है वीट। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर ही बैन लगा दिया कि सप्लाई इंडिया में बनी रहे। द पॉलिसी ऑफ हैवी subsidization of input subsidies, especially fertilizers and power, along with the short and open-ended procurement of paddy and wheat, at least in some selected states, is playing havoc with the environment. अब एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हो पैडी और वीट की। जब आप यहाँ पर पैडी और वीट की ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर फार्मर तो वीट और पैडी ही लगाएगा ना, फार्मर्स यहाँ पर दूसरी क्रॉप क्यों लगाएगा। One of the ways to move forward is to realign these support policies, keeping in mind, for example अगर हम यहाँ पर पैडी की बात करें तो पैडी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है। तो एक्चुअली अगर आप राइस एक्सपोर्ट कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप अपने कंट्री का वाटर भी एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो वन ऑफ द वेज टू मूव फॉरवर्ड कि हम कैसे अपनी सपोर्ट पॉलिसीज़ को रीअलाइन कर सकते हैं इन्वायरमेंटल आउटकम्स को देखते हुए। तो मिलेट्स को पुश देने की ज़रूरत है, पल्सेस को पुश देने की ज़रूरत है, ऑयल सीड्स को एंड मच ऑफ हॉर्टिकल्चर। They consume less water and fertilizers, but if people getting free wheat and rice, तो लोग यहाँ पर क्यों मिलेट्स को अडॉप्ट करेंगे। अब लोग यहाँ पर मिलेट्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न इन पॉलिसीज़ में ही है। तो बेसिकली हमें सब्सिडीज़ और सपोर्ट को क्रॉप न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है कि ये फार्मर के ऊपर छोड़ दो, फार्मर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करेगा कि उसको यहाँ पर कौन सी क्रॉप को लगाना है। अगर आप यहाँ पर वीट और पैडी का ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करोगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर फार्मर वीट और पैडी ही लगाएगा। तो ये सोचने की ज़रूरत है कि पॉलिसी को कैसे चेंज किया जाए। इवन इफ़ दे नीड टू बी स्क्यूड, अगर आपको लगता है कि आपकी पॉलिसी यहाँ पर सर्टेन क्रॉप्स की तरफ स्क्यूड होनी चाहिए तो ये उन क्रॉप्स की तरफ होनी चाहिए जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं और रिसोर्सेज इसमें कम लग रहे हैं।
बट लेट मी गेट बैक टू फार्मर्स इनकम एज नो पॉलिसीज कैन सक्सीड जब तक फार्मर की इनकम नहीं इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑथर ने एमपी को विजिट किया था और ऑथर ने पाया कि एक यहाँ पर जो कॉर्पोरेट है ये 100 एकड़ के ऊपर कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को डेवलप कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है सोयाबीन का। एनदर कॉर्पोरेट आई मेट इज बाइंग सोयाबीन एट ₹6,000 पर क्विंटल, जो यहाँ पर सोयाबीन का एमएसपी है उससे कई ज़्यादा है, वे अबव द एमएसपी ऑफ ₹4,300 पर क्विंटल टू मेक टोफू, सोय मिल्क पाउडर, सोय आइसक्रीम एंड इवन फ्रोजन सोया योगर्ट। तो बेसिकली हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है कि हम फार्मर्स की इनकम को कैसे डबल कर सकते हैं। द बॉटम लाइन इज दैट कि हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट में, इंस्टीट्यूशंस में, पॉलिसीज़ में, सो दैट हाई वैल्यू एग्रीकल्चर हो सके और क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन हो सके। अगर आप देखो तो पैडी, वीट, शुगर केन, तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक यहाँ पर ऑथर ने और सजेशन दिया है और ये सजेशन ये है कि हमें फार्मर्स को एनकरेज करने की ज़रूरत है कि फार्मर्स अपने फील्ड्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए और ये यहाँ पर थर्ड क्रॉप का काम करेगा, क्योंकि सोलर पैनल से यहाँ पर जो भी एनर्जी जनरेट होगी इसको ये लोग यहाँ पर डिस्कॉम्स को भी तो बेच सकते हैं, तो इससे भी ये मनी अर्न कर सकते हैं। तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम वी मस्ट रियलाइज इट इज गोइंग टू टेक टाइम। इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर सीड्स एंड बेटर इरिगेशन, और यहाँ पर कंबाइन करने की ज़रूरत है विद अनहिंडर्ड एक्सेस टू द बेस्ट मार्केट्स फॉर देयर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर जो मार्केट्स उनको मिलनी चाहिए अनहिंडर्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवीन करके सप्लाई इंक्रीज कर दे। फॉर दैट डाइवर्सिफाइंग टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, सोलर पैनल्स को भी यहाँ पर लगाया जा सकता है ऑन फार्मर्स फील्ड, जो कि यहाँ पर थर्ड क्रॉप का काम करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। अ जेंटलमैन ऑन द बेंच बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। चाइना ने अपने मिलिट्री बजट को बूस्ट किया है बाई 7.2% और इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट रखा है 5% का। अब बेसिकली यहाँ पर चाइना का जो डिफेंस बजट है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। रशिया भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है अपनी आर्टिलरी शेल्स पर और ये यहाँ पर यूएस के लिए एक चिंता का विषय है। The huge capacity of China's defense and Russia's massive expenditures of artillery shells and other material in its war on Ukraine have raised concerns in the US and elsewhere कि जो यहाँ पर चाइना है ये मॉस्को को मिलिट्री एड प्रोवाइड कर सकता है। ईरान टू असिस्ट यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग इन्वेस्टिगेशन इनटू एनरिच्ड यूरेनियम। तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं कि जो ईरान है, ईरान यहाँ पर वेपन्स ग्रेड के आसपास जल्द ही पहुँचने वाला है, लेकिन ईरान ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है जो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉचडॉग है कि आप इन्वेस्टिगेशन आकर कर सकते हो कि हमने कितना यूरेनियम एनरिच किया है। बाकी इसके लिए हमने JCPOA डिस्कस किया था, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो डेली न्यूज़ में रहता है कि ईरान ने यहाँ पर कितना एनरिचमेंट कर लिया, कहीं ईरान यहाँ पर वेपन्स ग्रेड तक ना पहुँच जाए। नेक्स्ट है टर्की वर्किंग टू कंटिन्यू यूक्रेन्स ब्लैक सी ग्रेन डील। तो ये क्या था ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव को ब्रोकर किया गया था यूनाइटेड नेशंस और टर्की के द्वारा, सो दैट यहाँ पर जो यूक्रेन है ये अपने ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके। अब यूक्रेन के ग्रेन्स एक्सपोर्ट होना क्यों ज़रूरी था? बेसिकली यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, ब्रेड बोल भी कहा जाता है वर्ड का। अब यूक्रेन की सप्लाई मार्केट तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट में सप्लाई की कमी हो गई थी। मार्केट में सप्लाई की कमी हो गई थी और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा था। इसीलिए यहाँ पर एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को ब्रोकर किया गया, सो दैट यहाँ पर जो यूक्रेन के ग्रेन्स हैं ये एक्सपोर्ट हो सके। द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एंड टर्की लास्ट जुलाई अलाउड ग्रेन टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम 3 यूक्रेनियन पोर्ट्स। तो बेसिकली इसका यहाँ पर टाइम पीरियड था, कुछ टाइम के बाद इसको यहाँ पर रीन्यू करना था, तो वापस यहाँ पर रीन्यू करने की बात है। अब क्या रशिया यहाँ पर रीन्यूअल के लिए अलाउ करेगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ऑन पिक्स फॉर टॉप पोस्ट अ हिस्ट्री ऑफ फ्यूटाइल ऑपोजिशन डिसेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर ये बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। तो उसके लिए एक पैनल बनेगा जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The Supreme Court on March 2 gave a say to the opposition in the selection of the Chief Election Commissioner and other election commissioners. फिर यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर की बात की गई है कि सीबीआई के डायरेक्टर को जो अपॉइंट किया जाता है उसके लिए भी एक कमेटी बनती है जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा और लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को नॉमिनेट कर लिए। जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, बेसिकली यहाँ पर सीबीआई के डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन विनीत नारायण जजमेंट, और उसके बाद डीपीएससी एक्ट में चेंजेस किए गए थे बाय द लोकपाल एंड श्लोकायुक्त एक्ट 2013। सीवीसी को कैसे अपॉइंट किया जाता है?
तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 ये कहता है कि सीवीसी एंड बाकी विजिलेंस कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाएगा एक पैनल के रिकमेंडेशन पर। इस पैनल में कौन होता है? तो इस पैनल में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो सीवीसी एंड बाकी विजिलेंस कमिश्नर्स को अपॉइंट एक पैनल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर किया जाता है, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 स्टेट्स दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर? तो एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेसिस पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। एनएचआरसी के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट किया जाता है? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 स्टेट्स दैट चेयरपर्सन एंड जो बाकी मेंबर्स इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा होम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये यहाँ पर मेंबर्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपने ये सब लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है विस्की फंगस। तो विस्की फंगस क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम विस्की की बात करें एंड बाकी एल्कोहलिक ड्रिंक्स की बात करें तो इसको कास्क में रखा जाता है। बेसिकली एक वुडन कंटेनर होता है जिसमें इसको रखा जाता है। तो इसमें इसको रखा तो जाता है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अब ये जो थोड़ा बहुत आई थिंक एटलीस्ट 2% जो अल्कोहल है ये यहाँ पर कास्क से बाहर निकल जाता है। अब ये जो यहाँ पर अल्कोहल बाहर निकलता है जिसको कि एंजल्स शेयर ये लोग कहा करते थे बेसिकली कि ये हेवन में जा रहा है, तो इसके ऊपर एक फंगस फीड करता है। ये जो अल्कोहल यहाँ पर इवापोरेट हुआ है इसके ऊपर एक फंगस फीड करता है। तो इस फंगस का नाम क्या है? यहाँ पर ये नाम मेंशन है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये एक फंगस है जो कि अल्कोहल के ऊपर फीड करता है जिसका नाम है बोझोनिया कैम्पेनेशियंसिस। ये इथेनॉलिक वेपर को यूज़ करता है और इसकी वजह से जर्मिनेशन होता है एंड टू एक्सप्रेस प्रोटीन्स इन द फंगस, और जिसकी वजह से ये जो फंगस है ये हाई टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। इस आर्टिकल में ऑथर ने क्या बताया है? तो बेसिकली ऑथर ने ये बताया कि इंडिया में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये रिवर्स हो रहा है। अब ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या और रिवर्स क्यों हो रहा है? फॉर एग्जांपल अगर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में शिफ्ट हो रहा है तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी में। तो इंडिया में जो वर्कफोर्स यहाँ पर एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में शिफ्ट हो रही थी ये एक्चुअली यहाँ पर कम होता जा रहा है। अब ये कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि पैंडेमिक में बेसिकली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जो वर्कर्स हैं ये वापस अपने गाँव चले गए और वापस ये एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए। Two recent sets of data released by the National Sample Survey Office and the National Statistical Office offer insights into the process of structural transformation in the Indian economy. Economist स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं? बेसिकली जो कॉम्पोजिशनल शिफ्ट होता है और सरप्लस लेबर ट्रांसफर होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेक्टर्स जहाँ पर प्रोडक्टिविटी और एवरेज इनकम ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और एवरेज इनकम भी ज़्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें एग्रीकल्चर से। जो यहाँ पर एग्रीकल्चर है ये एम्प्लॉय करता है 45.5% ऑफ द वर्कफोर्स। तो जो 45% वर्कफोर्स है ये इंगेज है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में 64.6% लोग एम्प्लॉयड थे 1993-94 में। 2018-19 में ये नंबर 42.5% हो गया। द बिगेस्ट डिक्लाइन जो हुआ था ये 2004-05 से लेकर 2011-12 के दौरान में हुआ था। द शेयर ऑफ द लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग ये पीक हुआ था 2011-12 में एंड 12.6% था। 2011-12 this structural transformation has slowed with the share of agriculture in employment not falling fast enough and in fact 2018-19 के बाद तो ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने का रीजन बेसिकली यहाँ पर पैंडेमिक है। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन hasn't just slowed, it has stalled if not reversed। आउटपुट वर्सेस वैल्यू एडेड। तो यहाँ पर ऑथर ने एक पॉइंट ये बताया है कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है। अब एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है। वैल्यू एडिशन का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो इनपुट का यूज़ तो होता है, रॉ मटेरियल का यहाँ पर यूज़ होता है, तो कितना वैल्यू ऐड किया है तो वो वैल्यू एडिशन बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 रुपये का प्रोडक्ट बनाया है जिसमें 80% बेसिकली रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया और 20 रुपये की यहाँ पर वैल्यू ऐड की गई है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर 100 रुपये का कुछ है
तो उसमें एक्चुअली सिर्फ 20 रुपये का ही इनपुट होगा, 80 रुपये यहाँ पर वैल्यू एडिशन होगा। तो एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से इतने सारे लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। लेकिन ये रीज़न नहीं हो सकता कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं हो रहा, स्ट्रक्चरल शिफ्ट उसके बाद भी ज़रूरी है। It also contains estimates of output and value added by different sectors of the economy. Output is simply the gross value of production by an industry or sector. For the economy इसका मतलब ये है कि टोटल वैल्यू क्या है गुड्स और सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन प्रोडक्शन में तो इनपुट भी आ रहा है, तो ज़रूरी ये है कि आपको देखने की ये ज़रूरत है कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है। तो डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इनपुट्स की वैल्यू है इसको यहाँ पर माइनस कर दिया जाए, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट इसको यहाँ पर डिडक्ट कर दिया जाए। तो बेसिकली हमें यहाँ पर देखना है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। However, even taking into account high value addition, a sector generating 19% of income, तो वैल्यू एडिशन तो ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, लेकिन उसके बाद भी जो यहाँ पर इनकम जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा कम है। फॉर एवरी ₹100 वर्थ ऑफ प्रोड्यूस कमिंग फ्रॉम इंडियन फार्म्स, जो 80 रुपी है ये वैल्यू जनरेट की जा रही बाई दोज ओनिंग एंड वर्किंग द लैंड्स। तो वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो इनकम जनरेशन है बहुत ज़्यादा कम है और इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर में वर्कर्स एंगेज हैं ये बेसिकली यहाँ पर दूसरे सेक्टर्स में जाए, मैन्युफैक्चरिंग में जाए, सर्विसेज में जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे there is no escaping the fact that India has too many people in agriculture. They need to be enabled to find employment in other sectors और इसकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है ये भी इंक्रीज होगी। अब प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो 10 लोग जो यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं वही यहाँ पर 5 लोग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 10 लोगों की क्या ज़रूरत है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। नेक्स्ट है कर्नाटका MLA accused of graft powers functioning of a state लोकायुक्त। अब बेसिकली अगर हम यहाँ पर कर्नाटका लोकायुक्त की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर लोकपाल के ऊपर आ सकता है। और अगर हम लोकपाल की बात करें तो लोकपाल का जो इक्विवेलेंट है स्टेट में इसको लोकायुक्त कहते हैं और सेंटर में लोकपाल है। तो अन्ना हजारे का पूरा मूवमेंट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर लोकपाल को बनाया जाता है। The Central Act of 2013, the culmination of decades of demands for stringent anti-corruption laws, और उसके बाद यहाँ पर बनता है लोकपाल एक्ट यहाँ पर ये कहता है कि एक एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा लोकपाल, जिसको कि हेड किया जाएगा एक चेयरपर्सन के द्वारा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं, हु इज और हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और एन एमिनेंट पर्सन जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लोकपाल में 8 और मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें से हाफ होने चाहिए जुडिशियल मेंबर्स और बाकी यहाँ पर 50% होने चाहिए जो कि SC ST OBC माइनॉरिटीज एंड वुमेन को बिलोंग करते हो। जब एक्ट को 2013 में पास किया गया था तो कुछ स्टेट्स में पहले से लोकायुक्त था, तो दे वर स्पेशली एक्टिव इन MP कर्नाटका। मोस्ट स्टेट्स हैव नाउ सेट अप अ लोकायुक्त। तो यहाँ पर लोकपाल और लोकायुक्त को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज इसको यहाँ पर टैकल करने के लिए बनाया गया था लोकपाल आंच लोकायुक्त। कर्नाटका's लोकायुक्त was mandated to look into complaints against administrative actions including case of corruption या तो indiscipline है। तो लोकायुक्त इक्विवेलेंट ऑफ द सेंट्रल लोकपाल इन स्टेट्स। तो बेसिकली जैसे लोकपाल है सेंट्रल लेवल पर वैसे ही स्टेट्स में लोकायुक्त है। द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 सेज दैट हर स्टेट को यहाँ पर स्टैब्लिश करना पड़ेगा एक बॉडी जो कि होगी लोकायुक्त। अगर नहीं इस्टेब्लिश किया तो इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, कॉन्स्टिट्यूट करें, अपॉइंट करें और स्टेट लेजिस्लेचर इसको लेकर एक लॉ बनाएगा टू डील विद कंप्लेंट्स जो कि यहाँ पर करप्शन से रिलेटेड होगी अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिया डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अब ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इस टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कम रही थी 1950 से लेकर 1980 के दौरान, इसको ही कहा गया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। Hindu rate of growth is a term describing low Indian economic growth rates from the 1950s to 1980s, जो कि उस समय 4% का एवरेज था। The term was coined by Raj Krishna and Indian economist in 1978। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब होता है स्लो ग्रोथ। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स, हाउ आर दे क्रूशल फॉर मार्केट्स। तो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, तो बेसिकली वो एंटिटीज़ जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज़ मार्केट को। अब ये कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो एक्टिव क्लाइंट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, इनके पास जो एसेट्स हैं क्लाइंट्स के ये बहुत ज़्यादा होंगे, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ये
इम्पैक्ट डाल सकते हैं इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटीज़ मार्केट पर। तो इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, इनके क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। So SEBI defines quality stock brokers as those entities who can likely impact investors and the securities market as well as governance and service standards due to their size, trading volumes and amount of clients funds handled by them. क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है कि चार पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर है कि एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, सेकंड टोटल अवेलेबल एसेट्स कितने हैं, क्लाइंट्स के ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना हो रहा है, एंड ऑफ डे मार्जिन ऑब्लिगेशंस। अब कोई अगर क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर है तो इसकी यहाँ पर ज़्यादा ऑब्लिगेशन होगी। बेसिकली अगर ये इम्पैक्ट डाल सकता है तो ऑफकोर्स इसकी ऑब्लिगेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी ऑब्लिगेशन ज़्यादा होगी, इसकी डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी कि इसका यहाँ पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर एप्ट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस इसके पास होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका स्केलेबल होना चाहिए, रॉबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होना चाहिए और इन्वेस्टर सर्विसेज ये प्रोवाइड करता हो। नेक्स्ट है लिटिल गेन्स, इंडिया सेव्ड जस्ट $2 पर बैरल इवन आफ्टर रशियाज डीप डिस्काउंट। तो रशिया ने तो हमें $30-40 का डिस्काउंट दिया था पर बैरल, तो उसके बाद हमें सिर्फ इतना छोटा सा फ़ायदा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि रशिया से जो हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं इसमें जो फ्रेट है इसका चार्जेस ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओवरऑल प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री इनसाइडर्स द डिफरेंस कुड बी ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिवली हायर कॉस्ट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस फॉर रशियन ऑयल, और जिसकी वजह से यहाँ पर हम टोटल प्राइस देखें तो ये उतना ही हो जा रहा है जितना कि हम बाकी मार्केट से परचेज करते हैं। तो विद मॉस्को फेसिंग वेस्टर्न सैंक्शंस ऑफ द यूक्रेन वॉर, जो फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट हैं रशियन ऑयल की फेरिंग की, ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। देयरफॉर व्हाइल द डिस्काउंट्स माइट हैव बीन डीपर ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल, जो डिस्काउंट लैंडेड प्राइस पर है जिसमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है, ये एक्चुअली ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर रहा है। आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI to the mentioned UPI ID, and then you have to send payment proof along with the Telegram user ID to the mentioned email ID. सेकेंड प्रोग्राम है रिविजन सीरीज़, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो पर्टिकुलर मेल ID पर मेल करके। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था NAAC के बारे में, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है। स्पाई बलून्स तो बेसिकली एक नया थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है सर्विलांस बलून का, तो उसको ही टैकल करने के लिए इंडियन मिलिट्री ने एक ड्राफ्ट स्ट्रेटजी को प्रिपेयर किया है। फिर हमने यहाँ पर असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया, जो डियर में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ये ना हो जाए इसके लिए डियर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है इन बुक्स वहाज डायमंड रिच फॉरेस्ट, तो इसकी लोकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट्स मिलेट प्रोक्योरमेंट, ये यहाँ पर मिलेट्स के बारे में आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए कि मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोलते हैं, मिलेट्स को लेकर यहाँ पर बजट में क्या क्या प्रपोजल्स हैं, ये सब पता होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये एनोनिमस है, और जिसकी वजह से ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही ऑथोराइज किया गया है, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले सकती है, लेकिन बाकी अपोजिशन को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। द हीट इज़ ऑन, तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट वैराइटीज़ बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहला पॉइंट ऑथर ने ये बताया है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पर ईल्ड कम हो जा रही है, तो हमें फोकस करने की ज़रूरत है। फार्मर्स को पता होना चाहिए कि स्ट्रेस सिनेरियोज में कैसे एक्ट करना है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 करने की ज़रूरत है। रीविजिटिंग अ ड्रीम, तो यहाँ पर ड्रीम ये था कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, लेकिन फार्मर्स की इनकम डबल क्यों नहीं हो पा रही, उसका यहाँ पर ऑथर ने रीज़न बताया है कि पॉलिसी में ही कहीं ना कहीं फंडामेंटल फ्लॉज हैं। तो पॉलिसी में जो फ्लॉज हैं इनको प्लग करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सरकार ये मार्केट में इंटरवीन करती है, और सरकार जब मार्केट में इंटरवीन करती है तो प्राइसेस यहाँ पर नीचे लाए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो सरकार की अप्रोच है प्रो कंज्यूमर है, ना कि प्रो फार्मर है। चाइना बूस्ट मिलिट्री बजट, चाइना ने यहाँ पर मिलिट्री बजट बूस्ट किया है। ब्लैक सी ग्रीन डील के बारे में हमने यहाँ पर देखा। ऑन पिक्स फॉर टॉप पोस्ट, तो यहाँ पर हमने ज़रूर डिस्कस किया है कि
जो CVC और विजिलेंस कमिश्नर्स उसको अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए पैनल, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड बाकी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है बाई प्राइम मिनिस्टर। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि NHRC के चीफ और मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो एक कमेटी होती है जिसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, होम मिनिस्टर, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिर हमने एक विस्की फंगस के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि इंडिया में जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये नहीं हो पा रहा और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर से वर्कर्स को शिफ्ट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में, लेकिन ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लोकपाल के बारे में डिस्कस किया, लोकायुक्त के बारे में डिस्कस किया। तो लोकपाल और लोकायुक्त ये आपको पता होना चाहिए। आप बेसिकली लक्ष्मीकांत से इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो अगर आपको करना है तो। यहाँ पर हमने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ देखा, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि स्लो ग्रोथ रेट। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स क्या होते हैं, रशिया से हम डीप डिस्काउंट के ऊपर ऑयल ले रहे हैं लेकिन उसके बाद भी प्राइसेस में ज़्यादा फर्क क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट है ये इंक्रीज हो गई है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।